नव्या की हाल ही में राहुल के साथ शादी हुई होती है। वो दोनों जब हनीमून से लौटते हैं तभी, अरे राहुल बेटा, बहू, तुम दोनों को कितने दिनों बाद देख रही हो। अब जाकर अच्छा लग रहा है मुझे। तुम दोनों के जाने से घर बड़ा सुना सुना हो गया था। अब जाकर घर में रौनक आई है। माँ जी, मैंने भी आपको वहां पर बहुत याद किया और हमने आपके लिए बहुत कुछ लाया है। सब कुछ आपको बहुत पसंद आने वाला है। अरे वाह बहू, क्या बात है। फिर दोनों सास बहू आपस में बड़े ही प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन अनीता आती है। क्या बात है, सास बहू में कुछ ज्यादा ही प्यार है। और बहू, तेरे चेहरे पर तो अलग ही निखार आया है। इसीलिए तो दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है तेरा चेहरा। शुक्रिया अनीता काकी। अरे तू यहाँ पर वापस आ गई, कभी अपने घर भी रह लिया कर। मैं तो बस यहाँ बहू को देख कर आई हूँ। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी और मीठी है सरोज। इसकी जबान पर हमेशा चाशनी रहती है। और तुम तो दिन के आठों पहर बस जबान पर मिर्ची ही लेकर घूमती हो। तो निकल जाना यहाँ से। क्यों आती है बार बार यहाँ पर? जब भी मेरे घर में कुछ अच्छा होता है आ जाती है अपनी बुरी नजर लगाने। देख लिया ना बहू, तेरी सास मेरे साथ कैसे बात कर रही है। रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं नहीं बहू, ये औरत सही नहीं है। मीठी चूरी है ये। क्या? अनीता काकी, आप माँ जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बाद में आ जाइए चाय पीने। अभी आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना? इस तरह है नव्या अनीता को वहां से भगा देती है। अच्छा बहू, मैंने 2 दिन बाद सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो पूजा की तैयारी करने के लिए कल हमारे घर पर पंडित जी आएंगे। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन जब पंडित जी घर पर आते हैं तभी, पंडित जी, हमारे ही घर में सत्यनारायण की पूजा करनी है। आप एक बार सामग्री बता दीजिए कि आपको पूजा के लिए क्या क्या लगेगा, तो फिर हम उस हिसाब से सारा सामान मंगवा लेंगे। नहीं, इस घर में पूजा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हमारे घर में पूजा क्यों नहीं हो सकती? आखिर बात क्या है पंडित जी? नहीं, हो ही नहीं सकती पूजा, और मैं ये पूजा नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। राधे राधे। इतना बोलकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। और उनका यह अजीब बर्ताव देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये पंडित जी को अचानक से क्या हो गया? इन्होंने पूजा करने के लिए इनकार क्यों कर दिया? हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। अरे जाने दो उन्हें, कोई बात नहीं, हम दूसरे पंडित जी को बुलवाएंगे। लेकिन दूसरे पंडित जी भी उस घर में पूजा करने से मना कर देते हैं और इस वजह से घर वाले अब चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से राहुल और नव्या की तस्वीर जो दीवार पर लगी होती है वो गिरकर टूट जाती है। ये अचानक से हमारी तस्वीर कैसे टूट गई? यहाँ तो बाहर से कोई हवा भी नहीं आ रही, फिर ये गिर कैसे गई? अरे बहू, कील निकल गई होगी। वैसे भी हमारा घर तो काफी पुराना है और ये सब तो आम बात है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इस तस्वीर को ठीक करवा दियो और अपने कमरे में वापस लगा दियो। वैसे भी वो अनीता है ना, उसने ही नजर लगाई होगी। हम लोग इतने खुश जो रहते हैं। ठीक है माँ जी। घर में अब चिंता का माहौल बन जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, माँ जी, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। आप तब तक घर का ध्यान रख लेना। और हाँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, आप बस उसे गर्म कर लेना। बहू, तू काम से बचने के लिए बहाने ही ढूंढती रहती है। और ये रोज रोज बाहर क्या लगा रहता है तेरा? ऐसा बाहर जाकर कौन सा काम करती है? कभी तो घर में भी रह लिया कर। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं रोज रोज कहाँ जाती हूँ बाहर? शादी के बाद तो मैं पहली बार जा रही हूँ। देख बहू,
तू अपनी ज्यादा जबान मत चला और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो हमारे सर पर मत चढ़। इस घर में मेरी अनुमति के सिवाय एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू कैसे हिल सकती है? अपनी ये बदतमीजी अपने पास ही रख, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। देखिए माँ जी, मुझे जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। जिससे मिलने का मन होगा उससे मिलूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बहू, तू मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं तेरी सास हूँ। अरे सास हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचने लग जाओ। अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देना भी सीख लीजिए। आप तो रोज कितने अच्छे से बात करती हो। मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी हो, लेकिन आखिरकार आपने अपने असली रंग दिखा ही दिए। आप भी हर दूसरी सास की तरह एकदम नकचिड़ी और बुरी सास निकली। सरोज का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर नव्या चुप नहीं रहती और वो भी उसे सुनाकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन नव्या को पीरियड्स आते हैं और वो अपने कमरे में ही आराम कर रही होती है। अरे बहू, कितनी देर हो रही है और अब तक तूने खाना भी नहीं बनाया। चल जा, जाकर रसोई में जाकर खाने के लिए बना दे कुछ। माँ जी, मुझे पीरियड्स आए हैं और मैं रसोई में नहीं जा सकती, इसीलिए आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। अरे तेरे पीरियड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या करूँ? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चल अब जल्दी उठ और जाकर रसोई में खाना बना। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप ही तो कहती हो ना कि पीरियड्स के समय रसोई में नहीं जाना चाहिए और खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर आप मुझे रसोई में जाने के लिए क्यों बोल रही हो? कितनी दोगली बातें करती हो आप। ये सब आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता माँ जी। नव्या की ऐसी बातें सुनकर सूरज को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो नव्या को बहुत मारती है और बेचारी नव्या कुछ बोल भी नहीं पाती। फिर रात में जब राहुल ऑफिस से घर लौटता है तभी, ये क्या है माँ, आपने नव्या को इतना क्यों मारा? देख रही हो नव्या की हालत। हाँ माँ, नव्या भाभी की तबीयत पहले से ही खराब थी। आखिर आपको हो क्या गया है? पिछले 2 दिनों से आप भाभी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही हो? मैंने मारा? अरे लेकिन मैंने बहू को कब मारा और मैं बहू को क्यों मारूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। क्या? माँ जी, कम से कम आप झूठ तो मत बोलिए। नव्या बहू, माता रानी की सौगंध, मैंने तुझे नहीं मारा है। तू झूठ बोल रही है। अरे मैं तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तू पहले ही पीरियड्स के कारण बीमार है और इस हालत में मैं तुझे बुलाकर और परेशान क्यों करूंगी? सरोज की बातें सुनकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और बाद में जब नव्या को देखने के लिए डॉक्टर घर पर आते हैं तभी लगे हाथ राहुल सरोज को भी देखने के लिए बोलता है। उसके पिछले 2 दिनों के अजीब व्यवहार के कारण अभी डॉक्टर आने के बाद सरोज उन पर सामान फेंकने लगती है। अरे तू क्या मेरा इलाज करेगा? तुझे खुद इलाज की जरूरत है। सरोज बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगती है और उसकी ये हरकतें किसी को भी समझ नहीं आती और घर के सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो अचानक से सो जाती है। डॉक्टर, ये माँ को क्या हो गया है? हाँ डॉक्टर, माँ पहले ऐसे नहीं थी, अचानक से ही ऐसे बर्ताव करने लगी है। देखिए, इनकी हरकतें तो काफी अजीब है, लेकिन ये सब शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि इनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बढ़ती उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर होना, अजीब गरीब हरकतें करना, ये सब बहुत आम बात है। आप लोग इनके साथ प्यार से रहो, इन्हें घुमाने लेकर जाओ, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इन सब से नव्या काफी डर जाती है और वो अपनी माँ कस्तूरी से मिलने जाती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरी बच्ची? देखो ना माँ, हमारे घर पर कितनी अजीब अजीब हरकतें हो रही है।
जब से हम घूमकर आए हैं, तब से घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर पर पंडित जी ने पूजा करने से मना कर दिया और मेरी और राहुल की तस्वीर टूटकर गिर गई। यहाँ तक कि मेरे और माँ जी का रिश्ता जो इतना अच्छा था, वो भी बिगड़ता जा रहा है। माँ जी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगता है तेरे ससुराल को किसी की बुरी नजर लग गई है। लेकिन तू फिक्र मत कर। जिस घर में नई नई खुशियां दस्तक देती है, वहां पर ये सब होना लाजमी है। यहाँ पर एक पास में ही भव्य मंदिर है। मैं कल वहां जाकर मोली लाती हूँ। उससे सब ठीक हो जाएगा। फिर कस्तूरी अगले ही दिन मंदिर से नव्या के लिए मौली लेकर आती है और नव्या के हाथ में बांध देती है। और नव्या अब रात में आराम से सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब नव्या उठती है, तब वो मौली टूट चुकी होती है। अरे ये क्या? ये मौली कैसे टूट गई? लगता है गांठ छूट गई होगी। माँ ने इसे सही से नहीं बांधा होगा। एक काम करती हूँ, नहाकर राहुल से बनवाती हूँ। नव्या काफी परेशान हो जाती है। फिर नव्या बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो उसे उसका रंग काफी हद तक काला नजर आता है। अरे ये क्या? मेरे पूरे शरीर का रंग काला कैसे पड़ गया? वो भी रातों रात। ये कैसे हो सकता है? अब नव्या काफी घबरा जाती है और वो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन डॉक्टर की दवाइयाँ और बदन पर लगाने वाली क्रीम के बावजूद भी उसका रंग दिन ब दिन ठीक होने की जगह पर और काला पड़ता है। और उसका ये रूप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देख तो, जो लड़की सर से पांव तक दूध की तरह गोरी चिट्टी थी, आज वही लड़की कितनी काली होती जा रही है। वही कल्लो, अरे वो काली कलूटी। लोगों के मजाक उड़ाने के कारण नव्या अब घर के बाहर जाना भी बंद कर देती है। फिर एक रात नव्या नींद न आने की वजह से जाग रही होती है। ये इतनी रात गए देवर जी कहाँ से आ रहे हैं? लगता है पार्टी करके आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, वरना कल दिन में मुझे काफी तकलीफ होगी। फिर अगले दिन नव्या और राहुल मंदिर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से राहुल का गाड़ी पर से काबू खोने लगता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकराती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यह पता चलने के बाद नव्या के माता पिता कस्तूरी और गिरीश बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भी नव्या से मिलकर आते हैं। ये सब खुद से नहीं हो रहा। इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। मुझे तो लगता है कि नव्या के ससुराल पर किसी का बुरा साया है। ओफ ओ कस्तूरी, तुम भी ना। अरे ये सब दकियानुसी बातें हैं। कभी कभार गाड़ी चलाते चलाते ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे और दामाद जी सही सलामत है। दिन गुजरते हैं और अब अगले 15 दिनों तक कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ठीक चलता है और नव्या और राहुल की तबीयत भी अब ठीक होने लगती है। ऐसी ही एक रात जब नव्या पानी पीने उठती है, तभी वो प्रतीक को कहीं जाते हुए देखती है। अरे ये क्या? देवर जी आजकल इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी अजीब तरह से क्यों चल रहे हैं? इनके हाथ की उस पोटली में क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। फिर नव्या प्रतीक का पीछा करती है और वो देखती है कि वो एक मास्क पहनी हुई लड़की से मिल रहा है और उसने वो पोटली भी उसी को दी है। इस पोटली में मेरे घर वालों के बाल है। मैंने सबके बाल काट कर लाए हैं तुम्हारे लिए। बहुत खूब। बाल? हे भगवान! लेकिन देवर जी भला हम सबके बाल क्यों काटेंगे और उन्होंने इस औरत को क्यों दे दिए? ये सब आखिर क्या चल रहा है? फिर प्रतीक वहां से वापस घर आने लगता है, लेकिन नव्या उस मास्क पहने हुई लड़की का पीछा करने लगती है। लेकिन वो लड़की अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये मास्क वाली लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। आखिर कौन होगी वो? इसी घटना में सोच सोचकर
नव्या को रात में नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह, अब मैं क्या करूं? मुझे सबको शायद बता देना चाहिए जो मैंने कल रात देखा था। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हूँ। वही मुझे समझ पाएगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर नव्या कस्तूरी के पास चली जाती है। माँ, आप सही कह रही थी। हमारे घर पर पक्का किसी ने कुछ तो किया है। मैंने कल रात में देवर जी को देखा। वो किसी मास्क वाली लड़की के साथ थे और देवर जी उस औरत को पूरे परिवार के कटे हुए बाल दे रहे थे। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन थी। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है माँ? अरे तेरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है और उसी वजह से घर में हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आती जा रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब ये बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं? मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। एक आप ही हो जो इस समय मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती हो। तू चिंता मत कर बेटी। ये सब जो कोई भी कर रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। अभी हम एक सिद्ध पुरुष बाबा के पास चलते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी ही परेशानियां दूर भी की है। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कस्तूरी और नव्या दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें वो अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। तुम दोनों की समस्या मुझे पता है और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे पूरे परिवार पर किसी ने जादू टोना किया है और वो भी मामूली नहीं, एकदम भयानक। कि आने वाले समय में किसी ना किसी की मौत होना भी तय है। और ये टोना बस तुम्हारे ससुराल पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मायके पर भी किया है और इसी के जरिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन ये टोना टोटका किसने किया है और कोई हमें इतना परेशान क्यों करेगा? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ बाबा जी, हमने तो आज तक सबका अच्छा ही किया है। लेकिन अब आप ही बताओ कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। फिर बाबा मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। हे भगवान, ये जादू टोना तो। क्या हुआ बाबा जी? बताइए ना, किसने किया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम। तभी अचानक से बाबा जी का सिर भारी हो जाता है और वो वही बेहोश हो जाते हैं। और बाबा जी को बेहोश देखकर नव्या और कस्तूरी बहुत डर जाते हैं और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे भी करके उस मास्क वाली लड़की का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है और वो हमें बर्बाद क्यों करना चाहती है। हाँ नव्या, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब बस ये बाबा जी जल्द से जल्द होश में आ जाए, फिर वो हमें उसका नाम बता ही देंगे। लेकिन माँ, जिसने भी ये जादू टोना किया है, बहुत ही भारी और खतरनाक असर हुआ है उसका। इतना खतरनाक कि बाबा जी उसका नाम लेते लेते बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बाबा को होश आता है। तभी कस्तूरी और नव्या फौरन बाबा के पास आती है। बाबा जी, आप तो नाम लेते लेते ही बेहोश हो गए। खैर कोई बात नहीं। अब बताइए हमें कि आखिर वो औरत कौन है जिसने हम पर जादू टोना किया है? अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और कौन हो तुम लोग? बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम दोनों दिन में आपके पास आए थे और आप हमें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले थे जिसने हमारे परिवार पर जादू टोना किया है। आप उसका नाम बताने जा ही रहे थे कि तभी आप बेहोश हो गए। अब बताइए ना बाबा जी कि वो व्यक्ति कौन है और कैसे रोका जाएगा ये जादू टोना? अरे तुम दोनों क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई बातें समझ पा रहा हूँ। माँ, ये इनको अभी क्या हो गया?
इनकी याददाश्त जा चुकी है। इनके दिमाग में झटका लगा है और उस वजह से जो कुछ भी इन्हें याद था वो ये सब भूल गए हैं। और अब इनकी उम्र होने के कारण इनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या? नर्स की ये बातें सुनकर नव्या और कस्तूरी हक्का बक्का रह जाती है। बाबा जी का ये हाल हुआ है, इसका मतलब अगर हम दूसरे बाबा के पास जाएंगे तो उनका भी हाल यही होगा। हाँ माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां का धागा बहुत ही दिव्य और पावन होता है और वहां का प्रसाद और गंगा जल भी एकदम पवित्र होता है, क्योंकि वो मंदिर दिव्य शक्तियों से संपूर्ण है। चल बेटी, हम वही चलते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान ही साथ देता है और शिवजी हम पर कृपा जरूर बरसाएंगे। हाँ माँ, चलिए। फिर नव्या और कस्तूरी उस प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाते हैं और वहां से धागा, प्रसाद और गंगाजल लेकर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें गिरीश को बड़ी अजीब लगती है। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो? इन सब की क्या जरूरत है? और कस्तूरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये सारी दकियानुसी बातें हैं। गिरीश जी, आप न जरा चुप ही रहिए और अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। ये धागा रक्षा कवच के तौर पर बांधूंगी मैं आपको। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर कब टोटका कर दे। हे भगवान! जहां कस्तूरी और गिरीश उस धागे को बांध लेते हैं, वही नव्या भी अपने ससुराल में हर सदस्य के हाथ पर वो धागा बांध देती है। फिर एक रात नव्या फिर से अपने देवर प्रतीक को अजीब तरीके से चलकर कहीं जाते हुए देख लेती है। ये देवर जी को क्या हो गया? ये वापस इतनी रात गए कहाँ पर जा रहे हैं? फिर नव्या उनके पीछे चली जाती है और प्रतीक सरोज के कमरे में चला जाता है और वहां से सरोज की साड़ी निकालता है और उसे लेकर वो घर के बाहर चला जाता है। अरे नहीं, उस रात देवर जी ने उस मास्क वाली औरत को सबके बाल दिए थे और आज तो ये माँ जी की पसंदीदा साड़ी लेकर जा रहे हैं। ये साड़ी माँ जी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये उनकी शादी की साड़ी है। इससे पहले कि ये उस मास्क वाली औरत तक पहुंचे, मुझे इन्हें रोकना होगा। फिर नव्या प्रतीक का रास्ता रोकती है और वो उसे देखकर एकदम होश में आ जाता है। अरे देवर जी, आप माँ जी की साड़ी कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं माँ की साड़ी? पता नहीं भाभी, माफ करना मुझे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी तक सो रहा था। फिर ये साड़ी लेकर मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया? क्या? अरे इन्हें तो खुद को भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लगता है उस जादू टोने के कारण ये सम्मोहित हो जाते हैं और उन्हें ये लड़की ही चलाती होगी, जिसकी वजह से ये कभी बाल तो कभी साड़ी लेकर चलने लगते हैं। नव्या बहुत घबरा जाती है और तभी उसकी नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और उसकी कलाई सूनी देखकर वो कहती है, देवर जी, मैंने जो आपको धागा बांधा था वो कहाँ गया? आपके हाथ में वो धागा क्यों नहीं है? अरे भाभी, मैंने ही निकाल दिया था। अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी में जा रहा था और वो धागा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। इसका मतलब देवर जी के हाथ में धागा नहीं है और इसी वजह से देवर जी उस जादू टोने के कारण फिर से सम्मोहित हो गए। फिर अगले दिन नव्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बस बहुत हो गया माँ, वो जादू टोना करने वाली व्यक्ति जो कोई भी हो, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन मैं अब ये और नहीं सहन करने वाली। आखिर तू करना क्या चाहती है बेटी? देवर जी के हाथ में धागा नहीं था, इसीलिए वो अपने वश में ही नहीं थे, और अगर मैंने भी अपना धागा निकाल दिया तो वो जो कोई भी है वो मुझे अपने वश में कर लेगा और मैं भी सम्मोहित होकर उसके पास चली जाऊंगी। तभी आप मेरा पीछा करना और आप भी उस तक पहुंच जाना। नहीं नव्या, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। मुझे मत रोकिए माँ, ये करना बहुत जरूरी है। अब यही रास्ता बचा है।
जिसके चलते मुझे पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। बस आपको मेरा पीछा करना होगा। वो थोड़ी ना मुझे कुछ करने वाला है। आप चाहो तो अपने हाथ गंगा जल या विभूति लेकर आना। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। ये हुई ना बात। फिर रात में नव्या अपना धागा खोलकर सो जाती है और तभी वो अचानक से सम्मोहित होकर नींद में से उठ जाती है और सरोज के कमरे में जाकर वो साड़ी निकालती है और उसे लेकर वो उस मास्क वाली लड़की के पास चली जाती है। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण कस्तूरी नींद से जाग ही नहीं पाती। फिर अगली सुबह, ओफो माँ, क्या करती हो आप भी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरा पीछा करना। मुझे लगा कि आपने मेरा मैसेज देख लिया होगा और आप रात में घर से बाहर ही होगी और मेरा पीछा करते करते उस व्यक्ति का पता भी लगा लोगी। माफ करना नव्या बेटा, रात में गिरीश जी ने छोले भटूरे लाए थे। उन्हें दबाकर खाने के बाद मेरी आँख ही नहीं खुली। अब ना जाने मैंने उस मास्क वाली औरत को क्या दे दिया है। किसका सामान दिया होगा मैंने? मेरा, राहुल का या माजी का या फिर देवर जी का? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है माँ। घबरा मत बेटी, सुन मेरी बात। एक काम कर, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे और तेज आवाज में भक्ति गीत लगा दे ताकि कुछ बुरा होने से पहले ही बुराई का नाश हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं वही करती हूँ। फिर नव्या पूरे घर में गंगा जल छिड़कने जा ही रही होती है कि तभी उसे सरोज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो गंगा जल वहीं पर छोड़कर उसके पास चली जाती है। बहू, मुझे बचा बहू, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा ले। राहुल, प्रतीक, जल्दी आओ। लेकिन माँ जी, यहाँ पर तो कोई आग भी नहीं लगी है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सरोज को जलने का एहसास होता है और वहां वो मास्क वाली औरत बैठकर काली गुड़िया और सरोज की साड़ी को आग लगा रही होती है। फिर कुछ ही देर में सरोज जलकर वहीं पर मर जाती है। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं, माँ जी के बदन से तो चटका लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कल रात को मैं सम्मोहित होकर माँ जी की साड़ी लेकर गई थी और उसने ही माँ जी पर जादू टोना किया है, जिसके चलते माँ जी तो यहाँ पर बिना आग लगे ही जल गई। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना तो मैं वो धागा निकालती और ना ही ये सब होता। फिर सरोज की मौत के बाद जब अगले दिन कस्तूरी घर आती है तभी नव्या उसे सब कुछ बताती है कि ये सब उनकी एक गलती के कारण ही हुआ है। तभी राहुल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। ये सब तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज मेरी माँ बच जाती। मेरी माँ को कुछ नहीं होता। तुमने ये सब बहुत गलत किया है और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ दामाद जी, उल्टा नव्या ने तो उस लड़की को पकड़ने के लिए ही ये सब नाटक किया था। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उस रात उठ नहीं पाई और इसका पीछा नहीं किया। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरी माँ का देहांत आप दोनों की वजह से हुआ है। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नव्या के लाख समझाने पर भी राहुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वो उसे घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगती है। फिर नव्या और कस्तूरी सारी बातें गिरीश को बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बात को सच ही नहीं मानता। अरे माँ, कहीं ये सब उसने तो किया नहीं होगा ना? मुझे भी यही लग रहा है नव्या, ये जादू टोना उसी ने किया है। वहां वो मास्क वाली औरत खुद से कहती है, नव्या के कारण ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अब मैं उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर वो मास्क वाली औरत अपने जादू टोना के जरिए वो फिर से प्रतीक को सम्मोहित करती है और प्रतीक आधी रात को उठकर राहुल के कमरे में जाता है
जादू टोने से सम्मोहित प्रतीक पूरी तरह राहुल का मुंह तकिए से दबाने जाए उससे पहले ही वहां पर नव्या आ जाती है और वो उस पर गंगाजल छिड़कती है। भाभी, नव्या, प्रतीक, तुम दोनों इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल, मुझे मायके में रहकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे लगा ही था कि रात को कुछ ना कुछ हो सकता है और यहाँ आने पर मैंने देखा कि प्रतीक सम्मोहित होकर तुम्हारा मुंह तकिए से दबाने जा रहा है। क्या? हे भगवान, अच्छा हुआ भाभी जो आप सही समय पर यहाँ पर आ गई और आपने मुझ पर गंगा जल छिड़का और आज आपकी ही वजह से भैया की जान भी बच गई। हाँ नव्या, सच में ये जो कोई भी है उसका जादू टोना कुछ ज्यादा ही भयानक होते जा रहा है। हाँ राहुल, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उस दिन धागा जानबूझकर निकाला था ताकि मैं रात में सम्मोहित होकर उस व्यक्ति के पास जाऊं जो जादू टोना कर रहा है। मैंने माँ को बोला था कि आप मेरा रात में पीछा करना और मुझ पर गंगाजल छिड़कना ताकि हम दोनों रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ पाए। लेकिन माँ तो उस रात घोड़े बेचकर सो रही थी और मैंने माँ जी की साड़ी उस व्यक्ति को दे दी। हाँ भैया, भाभी की बात से मैं सहमत हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसमें भाभी की कोई भी गलती नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया है और माँ की मौत के पीछे भी उस व्यक्ति का ही हाथ है जो ये जादू टोना कर रहा है। हाँ राहुल, और इस समय हम पांचों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। वो जो कोई भी है वो हम पांचों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है नव्या, मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी माफ कर दो। माँ की जाने के गम में मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और गुस्से में आकर मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। और तुम सही कह रही हो नव्या, हम सबको साथ में ही रहना चाहिए क्योंकि एकता में बल होता है और हम सब एक होकर इस जादू टोने का खात्मा करके ही रहेंगे। तभी नव्या की नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में से वो रक्षा धागा फिर से टूट चुका है। क्या? लेकिन ये कब टूटा? मैंने तो इसे निकाला भी नहीं। सोने से पहले तो ये मेरे हाथ में ही था। तभी राहुल अपने फोन में घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। ये क्या? ये मास्क वाली लड़की खिड़की से आई है और इसने प्रतीक के हाथ से धागा काटा है। क्या? बाप रे, उसने ये सब इसीलिए किया ताकि वो देवर जी को सम्मोहित करे और इनके हाथों से तुम्हारी जान ले ले। राहुल, हाँ नव्या, तुम्हारा कहना एकदम सही है। और प्रतीक, तुम चिंता मत करो, पूजा घर में मैंने धागे बचा कर रखे थे, मैं अभी लाती हूँ उन्हें। फिर नव्या उन धागों को लाकर फिर से प्रतीक के हाथ में बांध देती है। अब ठीक है, अब वो इसे नहीं निकाल पाएगी क्योंकि अब हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस हादसे के बाद से वो पांचों एक ही घर में रहने लगते हैं। किसी भी बाबा को हवन या पूजा करने के लिए कह दिया तो वो या तो मना कर देगा या फिर वो मास्क वाली लड़की अपने जादू टोने से उन्हें तकलीफ देगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि हम खुद घर में हवन करें। हाँ माँ, वैसे भी हमें मंत्र जाप करना आता ही है। फिर वो पांचों लोग साथ में बैठकर हवन करते हैं और ये देखकर मास्क वाली लड़की बहुत गुस्सा होती है। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे तो मेरा जादू टोना कुछ काम ही नहीं करेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी कुछ ही देर बाद में अचानक से वहां पर एक छिपकली आ जाती है और उससे डरकर कस्तूरी उठ जाती है। नहीं, बचाओ, छिपकली, छिपकली है वहां पर, हाय दैया, अरे बचाओ कोई मुझे। कस्तूरी के उठने के कारण बाकी चारों भी उठ जाते हैं और पूजा में भंग हो जाता है, जिस कारण हवन की अग्नि बुझ जाती है। क्या माँ, आप भी? पर एक मामूली सी छिपकली के कारण आपने इतना हंगामा मचा दिया। देखिए, अब आग भी बुझ गई। कस्तूरी, तुम्हें तो बस हमेशा गड़बड़ करना ही आता है। माफ करना मुझे, लेकिन मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ
तुझे तो पता ही है ना नव्या। तभी अचानक से वहां की लाइट बंद चालू होने लगती है। हे राम जी, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। नव्या, मेरी तो जान ही निकले जा रही है। आज तक मैंने तो ये सब फिल्मों में होते हुए देखा था, लेकिन आज तो ये सब हमारे साथ हो रहा है और इसे देखकर तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। घबराइए मत देवर जी, और हिम्मत मत हारिए। तभी अचानक से राहुल, गिरीश और प्रतीक तीनों सम्मोहित होकर घर से बाहर जाने लगते हैं। माँ, इन्हें देखो, ये तीनों अजीब तरीके से चल रहे हैं। हाँ बेटी, लगता है ये तीनों सम्मोहित हो गए हैं और वो मास्क वाली लड़की इन्हें अपने पास बुला रही है। नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल, देवर जी, पापा, रुक जाइए। नहीं नव्या, ये तीनों हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। हाँ माँ, हमें इनका पीछा करके इन्हें रोकना होगा। गंगा जल लीजिए और चलिए जल्दी से। हाँ नव्या। वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पैर आगे ही नहीं बढ़ते। नव्या, हमारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? लगता है जादू टोने के कारण हमारे पैर जम गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? नव्या और कस्तूरी बेहद डर जाती है। देख बेटी, हम दोनों के पैर जादू टोने के कारण थम गए हैं, लेकिन मुंह तो है ना। चल जल्दी से हनुमान चालीसा बोल। हनुमान जी की शक्ति के आगे यह जादू टोना कुछ नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चाली के जाप के कारण उन दोनों के पैर छूट जाते हैं और वो दोनों भागते हुए उन तीनों के पास चली जाती है और उन तीनों पर वो गंगाजल छिड़कती है, जिसके बाद वो तीनों फिर से होश में आते हैं। हम तीनों यहाँ पर इस बीच रास्ते में, कहीं हम तीनों सम्मोहित तो नहीं हुए थे ना? हाँ दामाद जी, आप तीनों सम्मोहित होकर जा रहे थे और जब हम दोनों ने आप तीनों का पीछा करने की कोशिश की तब तो हमारे भी पैर जम गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा बोलने के कारण हम आगे बढ़ पाए। लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है? अभी तो हमारे हाथ में भी धागा है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका साफ मतलब यही है कि वो लड़की अपने जादू टोने को समय के साथ साथ और भी ज्यादा ताकतवर कर रही है, ताकि वो हमें पूरी तरह बर्बाद करे और उसमें वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे और मेरे परिवार के साथ हो रहा है। जो भी हो, अब हमारा घर पर या फिर किसी और जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हमें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रुकना चाहिए। वहां पर उस लड़की का जादू टोना कुछ काम नहीं करेगा। पता नहीं वो लड़की हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उससे हमारी क्या दुश्मनी है? हाँ भैया, हमारे और भाभी के परिवार के किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। फिर वो सब एक मंदिर चले जाते हैं और उधर वो मास्क वाली लड़की और ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। ये लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं ना। अब देखना, अब तो तुम लोगों को मैं मार कर ही रहूंगी। अब तो मेरा बदला जल्द से जल्द पूरा होगा। फिर कुछ ही देर बाद मंदिर में वो पांचों भी सो जाते हैं और तभी अचानक से प्रतीक को एक कॉल आता है और वो कॉल मास्क वाली लड़की ने ही किया होता है। हेलो प्रतीक, मुझे बचाओ प्रतीक, प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन तुम बोल कौन रही हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती हूँ प्रतीक, और मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ और तुम्हारा नंबर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में से लिया है। यहाँ पर कुछ शराबी गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं प्रतीक, प्लीज जल्दी से बाहर आओ और बचाओ मुझे। क्या? हे भगवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ वहां पर, और तुम डरना मत। ठीक है प्रतीक, जल्दी आओ। प्रतीक अब मंदिर की दहलीज पार कर देता है और वो सम्मोहित हो जाता है और सम्मोहित होकर वो सीधे मास्क वाली लड़की के पास पहुंचता है। बहुत खूब, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। ये लो, ये लड्डू का प्रसाद, कल अपने घर वालों को दे देना। अब जाओ यहाँ से।
ठीक है। फिर प्रतीक वो प्रसाद लेकर वापस मंदिर पहुंचता है। बेवकूफ कहीं का। अभी एक जादू टोने से अभिमंत्रित प्रसाद को खाकर गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों भी मंदिर में रहकर भी मेरे जादू टोने से सम्मोहित हो जाएंगे और सीधे मेरे पास चले आएंगे। इस प्रसाद का नव्या और कस्तूरी पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन वो दोनों अपने तीनों घर वालों को बचा नहीं पाएगी। उन दोनों माँ बेटी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उनकी बर्बादी भी नजदीक है। फिर अगली सुबह प्रतीक सभी को वो अभिमंत्रित प्रसाद देता है। अंकल आंटी, ये प्रसाद लीजिए, और भैया भाभी आप भी खाइए इसे। अरे वाह प्रतीक, ये लड्डू तो काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मंदिर में अभी तक पंडित जी आए भी नहीं, तो तुझे ये प्रसाद कहाँ से मिला? हाँ देवर जी, वो दरअसल मुझे ये प्रसाद पंडित जी ने ही दिया है, और अब वो सुबह की पूजा का भोग प्रसाद लाने वापस घर पे गए हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जब यहाँ पर आए थे तब हम सब सो रहे थे। हाँ आंटी। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता कि प्रतीक ये सब झूठ बोल रहा है। और उस प्रसाद को खाने के कुछ ही देर बाद नव्या और कस्तूरी दोनों देखती है कि गिरीश, प्रतीक और राहुल तीनों फिर से मंदिर के बाहर जा रहे हैं। अरे नहीं, अभी 2 मिनट पहले तो ये तीनों एकदम ठीक थे, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया? ये कहाँ निकल लिए? अरे माँ, ये तीनों फिर से अजीब तरीके से चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सम्मोहित होने के बाद चलते हैं। लगता है इन पर जादू टोने का असर हो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हम तो मंदिर में हैं और उसके बाद भी ये तीनों सम्मोहित कैसे हो सकता है? वो इसीलिए माँ, क्योंकि अभी अभी एक औरत मुझे बोली कि पंडित जी की तबीयत खराब होने के कारण आज दूसरे पंडित जी देर से आएंगे। इसका मतलब प्रतीक ने हमसे झूठ बोला? हाँ माँ, शायद उस प्रसाद में ही कुछ गड़बड़ रही होगी। लेकिन ये कैसे संभव है बेटा? और इसका असर हम पर क्यों नहीं हुआ? ये सब सोचने का समय नहीं है माँ। हमें उन तीनों का पीछा करना होगा और उन्हें कल रात की तरह फिर से रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम उन तीनों को खो देंगे माँ। नहीं नव्या, चुप चुप बोल बेटी, कुछ नहीं होगा उन तीनों को। फिर कस्तूरी और नव्या उन तीनों के पीछे भागती है और वो तीनों एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो मास्क वाली लड़की होती है। आज तुम तीनों की जान नहीं बचने वाली। चलो जल्दी से इस मेज पर रखी जहर की शीशियां उठाओ और पी लो जहर। ठीक है। जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो, जल्दी पी लो इसे। वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कस्तूरी और नव्या पहुंच जाती है। रुक जाओ, आप तीनों ये जहर नहीं पिएंगे। तुम दोनों, मास्क वाली लड़की, बस बहुत हुआ तेरा। तू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने दिनों से जीना दुश्वार कर रखा है तूने हमारा। जरा हम भी तो देखें कि आखिर तू है कौन। नव्या, हटा इसका नकाब। फिर नव्या उस लड़की का मास्क हटाती है और वो उसका चेहरा देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम हो जो ये सब कर रही हो? मुझे लगा ही था कि ये सब इसने ही किया होगा। हाँ, मैं ही कर रही हूँ ये सब जादू टोना। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं तुम दोनों के जीती जी तुम दोनों का सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम दोनों बस देखती ही रह जाओगी। क्या? माही बेटा, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। हमारे परिवार वालों को मत मारो, गलती हमारी थी। तुम चाहो तो हमें सजा दे दो। नहीं, तुम्हारी खुशियां तुम दोनों के परिवार से ही जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं उन लोगों को ही मारूंगी और तुम दोनों जिंदगी भर तड़पती रह जाओगी, ठीक उसी तरह जैसे तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। भूल गई क्या सब कुछ? जरा याद करो। दरअसल ये कहानी तब की है जब नव्या 18 साल की थी और वो अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन क्या महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हे भगवान,
किसका फोन था गिरीश जी? नर्स का फोन था कस्तूरी। वो महेंद्र और बिंदु भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों अब नहीं रहे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उन दोनों को हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। नर्स ने उसके फोन से मेरा आखिरी बार डायल नंबर देखा और इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया। गिरीश और महेंद्र पक्के दोस्त थे और अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर गिरीश बुरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद वो महेंद्र और बिंदु की बेटी माही को अपने पास ही रख लेता है। माही, अब तुम यहीं पर रहोगी, कितना मजा आएगा ना। मैं यहाँ पर अकेली रहकर बहुत बोर हो रही थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ नव्या और अंकल आंटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। हाँ माही, जैसे मेरे लिए नव्या है वैसी ही तुम भी हो। महेंद्र और बिंदु भाभी का इस दुनिया में कोई नहीं है और ऐसे में मैं अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ता। और आज से तुम मुझे और कस्तूरी को अंकल आंटी नहीं बोलोगी, बल्कि माँ और पापा बुलाओगी। हाँ माँ पापा, धन्यवाद। वैसे तो माही और नव्या दोनों भी गोरे ही होते हैं, लेकिन माही ना सिर्फ गोरेपन से बल्कि नैन नक्श से भी नव्या के मुकाबले ज्यादा सुंदर होती है। अरे नव्या, तेरी नई बहन तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अरे तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ यार, वो माही एकदम हीरोइन की तरह दिखती है और तू एकदम साधारण लड़की की तरह। तुझमें और उसकी सुंदरता में जमीन आसमान का फर्क है। और नहीं तो क्या। अरे कभी कभी तो मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि कोई इतना मलाई की जैसे गोरा कैसे हो सकता है। नव्या को सहेलियों के ताने सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इधर माही पढ़ाई लिखाई करने में भी नव्या से काफी आगे होती है। ऐसे ही एक दिन जब माही एक फैशन कॉन्टेस्ट जीतती है, तभी वो घर पर ट्रॉफी लाती है और वो खूब खुश होती है। अरे वाह माही बेटा, बधाई हो, तुमने आज करके दिखाया। धन्यवाद पापा। ये देखो, कितनी सुंदर ट्रॉफी है ना माँ। देखो ना नव्या। हाँ माही बेटा, बधाई हो। बधाई हो माही। शुक्रिया नव्या। नव्या को अब माही को देख देख कर खूब जलन होने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, हर कोई मुझे माही से कम बताता है। अरे जहाँ पर एक वक्त सब मेरी तारीफें करते थे, वहां पर आज हर किसी के जुबान पर बस इस माही की ही तारीफें हैं। इसके आने से मेरी जिंदगी मानो तबाह हो गई है। हाँ नव्या बेटी, ये बात तो मुझे भी समझ आ रही है, लेकिन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू देख, ऐसे में इस नालायक माही का बुरा हाल करती हूँ। उसके कारण ही तेरा दिल दुखा है और अब उसे इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। फिर एक दिन नव्या अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करती है। अरे बाप रे नव्या, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? गिर गई मैं माही, और अब ये प्लास्टर जल्दी नहीं उतरने वाला। हाँ माही बेटा, लेकिन इसमें तुझे इसकी मदद करनी होगी और इसीलिए तू हर रोज इसके नोट्स पूरे करेगी। परीक्षा भी नजदीक है ना। लेकिन माँ, मेरी और इसकी परीक्षा तो एक साथ ही है। मुझे भी तो मेरे नोट्स पूरे करने होंगे। हाँ तो तू अपने नोट्स दिन में लिखा कर ना, और नव्या के नोट्स रात में लिखा कर। अब अपनी बहन के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना बेटा। ठीक है माँ, मैं कर दूंगी। और नव्या, तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी लिखने का काम मैं कर दूंगी। हाँ माही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है नव्या। एक बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। फिर उस दिन के बाद से माही दिन में अपने नोट्स पूरे करती है और रात भर जागकर नव्या के नोट्स करती है। और उसे इस हालत में देखकर कस्तूरी और नव्या को बहुत खुशी मिलती है। वाह माँ वाह, क्या चाल चली है आपने। बड़ी आई खूबसूरत बनने। अब देखना, रात में जाग जाग कर
ऐसे इसके आंखों के नीचे काले दाग आ जाएंगे और इसके गोरे गोरे मुखड़े की बैंड बज जाएगी। हाँ माँ, अब तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही एक दिन कस्तूरी जानबूझकर एक महंगा कांच का शोपीस तोड़ती है और उसका इल्जाम माही पर लगाती है। नहीं माँ, ये शोपीस मैंने नहीं तोड़ा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो इसे आज तक छुआ भी नहीं है। चुप कर माही, और मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये शोपीस तूने ही तोड़ा है और अब तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। जा, और अब पूरे दिन छत पे जाकर तपती धूप में खड़ी रह। यही है तेरी सजा। क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? माँ बाप प्यार भी कर सकते हैं और गलतियां करने पर सजा भी दे सकते हैं। अब जल्दी जा। अब माही को ना चाहते हुए भी दिन भर तपती धूप में खड़ा रहना ही पड़ता है। बेचारी माही। अब देखना, जब ये दिन भर धूप में खड़ी रहेगी तो इसकी गोरी त्वचा एकदम से काली पड़ जाएगी। ऐसे ही नव्या और कस्तूरी माही को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और कुछ ही सालों बाद जब नव्या को देखने के लिए राहुल और उसकी माँ सरोज आती है, तभी उन्हें नव्या की जगह पर माही पसंद आती है। मुझे नव्या से ज्यादा माही पसंद आई है, इसीलिए मैं माही के साथ ही शादी करूंगा। हाँ कस्तूरी बहन, गिरीश भाई साहब, हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। वो तो नव्या से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अगर ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरा घर दिन के 24 घंटे बिना बिजली के चमक उठेगा। क्यों राहुल बेटा? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप लोग तो नव्या के लिए आए थे ना? हाँ बहन जी, ये रिश्ता आप नव्या के साथ जोड़ने वाले थे। माही की तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अरे हम चाहे नव्या को पसंद करें या माही को, ये तो वो दोनों आपकी ही बेटियां ना। आज नहीं तो कल इन दोनों की शादियां तो करानी ही है, तो अभी माही की शादी करा दीजिए कि हमें आपकी बेटी माही पसंद आई है। अब आप ही देखिए, ज्यादा सोचिए मत और ये रिश्ता पक्का कर लीजिए। ठीक है बहन जी, अगर ऐसा है तो यही सही। पर पापा। देखो नव्या, तुम चिंता मत करो। हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए राहुल से भी बेहतर लड़का सोचा होगा। माही अब राहुल से शादी करने के लिए बहुत उत्सुक होती है, लेकिन दूसरी तरफ नव्या और कस्तूरी दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मुझे राहुल से शादी करनी थी, लेकिन अब उसकी और माही की शादी होगी। नहीं माँ, ये सब नहीं होना चाहिए था। आखिर वो इतनी सुंदर क्यों है? क्यों माँ? नव्या बेटी, अपना गुस्सा कम करो, क्योंकि अब तुम्हारी समस्या मानो टलने ही वाली है। क्या? लेकिन कैसे माँ? ये देखो, ये एक ऐसा मिलावटी साबुन है जिसे लगाने से त्वचा हमेशा हमेशा के लिए काली हो जाती है। अरे वाह, तो इसका मतलब हम ये वाला साबुन माही के साबुन से बदल देंगे? हाँ बेटी, और फिर जब वो इस साबुन से नहाएगी तो वो पूरी तरह काली हो जाएगी और फिर कभी गोरी नहीं हो पाएगी। फिर नव्या और कस्तूरी माही के साबुन को उस मिलावटी साबुन से बदल देते हैं और फिर जब माही उस साबुन से नहाती है तभी उसका पूरा बदन काला पड़ जाता है। वो बेचारी गिरीश के साथ जाकर डॉक्टर को भी दिखाती है, लेकिन डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है। और जब राहुल और सरोज शादी का मुहूर्त निकालने के लिए वहां पर आते हैं, तभी वो माही का काला रंग देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम्हारा रंग फिर कभी गोरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं राहुल, शायद मेरे साबुन में ही कुछ गड़बड़ थी। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अब ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी काली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ माँ, और मेरे कोई इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं जो मैं तुम जैसी काली लड़की के साथ शादी करूं। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन नव्या है, और अब मैं उसी के साथ शादी करूंगा। हाँ बेटा, अब तो नव्या ही हमारे घर की बहू बनेगी। गिरीश उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते।
और नव्या के साथ शादी पक्की करते हैं। माही को अब हर कोई उसके काले रंग के कारण बुरा भला बोलता है। और एक दिन वो नव्या और कस्तूरी की आपस में हो रही बातें सुन लेती है। क्या खेल खेला ना हमने माँ। एक झटके में ही उस सुंदर माही का सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ बेटी, और ये सब मेरे उस मिलावटी साबुन का ही कमाल है। हाँ माँ, पापा और माही को कुछ भी पता नहीं। अब तो बस मेरी और राहुल की शादी हो जाए, फिर तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और आपको पता है क्या, माही के काले रंग को देखकर मेरे कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है। अरे उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो वो हमेशा हमेशा के लिए काली हो गई। इसका मतलब माँ और नव्या ने मेरे साथ ये सब किया है। पापा ने तो बस सरोज काकी और राहुल को समझाया, लेकिन मेरे साथ रिश्ता तोड़वा कर अपनी दूसरी बेटी का राहुल से रिश्ता जोड़ दिया। मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। माही अब वहां से भाग जाती है और उसे गिरीश बहुत ढूंढता है। उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वहां से भागकर माही जंगल चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां पर एक तांत्रिक मिलता है और वो उसी के छोटे घर में रहने लगती है। और वो तांत्रिक उसे जादू टोना भी सिखा देता है। तुम दोनों के कारण ही मैं काली हो गई, इसीलिए मैंने जादू टोना करके अपना बदला पूरा करना चुना। वो एक्सीडेंट होना, सरोज काकी का तुम्हें मारना, तुम्हारा रंग अचानक से काला पड़ना, सरोज काकी का मरना और बाकी की सारी बुरी घटनाएं मेरे जादू टोने के कारण ही घटी है। और अब तो ये तीनों भी मरेंगे। माही अब उन तीनों को फिर से आदेश देती है और वो तीनों जहर पीने जा ही रहे होते हैं कि तभी तेज हवा चलने के कारण वहां चल रही जादू टोने की अग्नि बुझ जाती है और वो तीनों होश में आ जाते हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि झूमर सीधे माही पर गिर जाता है। नहीं माही, तुम ये सब तुमने क्यों किया बेटा? अरे बदला लेने के लिए तुम्हें ये जादू टोना करने की क्या जरूरत थी? एक बार मेरे पास आ जाती, मैं सब कुछ ठीक कर देता बेटा। नहीं पापा, नव्या और माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हाँ माही, हमने तुम्हारे साथ सच में गलत किया है, लेकिन एक आखिरी बार, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ माही, माना कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुमने भी हमारे साथ जो किया वो सही नहीं था। तुम्हारा बदला तो हमसे था ना, तो तुमने दूसरों को ठेस क्यों पहुंचाई बेटा? माही बेटा, उठो बेटा। नहीं पापा, अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, और ये सब मेरे जादू टोने के कारण ही हुआ है। और इस बात का मुझे पहले से पता था कि इसी में मेरा अंत हो जाएगा। इतना कहकर माही दम तोड़ देती है और वो पांचों हमेशा हमेशा के लिए जादू टोने से मुक्त हो जाते हैं।